वो आईने के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी। खूबसूरत गोरी दमकती रंगत, तीखे नैन नक्श। कभी उसे शक भी नहीं हुआ था कि वो इस घर की, इस खानदान की नहीं है। वो तो हमेशा से इसी घर को अपना घर मानती आई थी, क्योंकि उसका रंग रूप, नैन नक्श सब कुछ इसी खानदान से मिलते जुलते थे। रुखसाना बेगम और तैमूर जी को अपना माँ बाप मानती आई थी, लेकिन आज ये कैसी हकीकत उस पर खुली थी कि उसका पूरा अस्तित्व बिखर कर रह गया था। वो उनकी अपनी सगी औलाद नहीं थी, बल्कि वो दोनों उसे कहीं से उठाकर लाए थे, और आज इसी सच्चाई ने उसे उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी थी। कल उसकी विदाई होने वाली थी। उसका निकाह 3 महीने पहले हो चुका था और विदाई कल सुबह होनी थी। और अपनी इस कड़वी हकीकत के साथ वो अपनी ससुराल जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके कानों में उसकी सास के कहे शब्द हथौड़ों की तरह पड़ रहे थे। उसने अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए और अपनी छोटी बहन अस्मा के कमरे में पहुंची। बहन को देखकर अस्मा खड़ी हुई थी। क्या हुआ आपी, आप रो क्यों रही हैं? मम्मी ने आपको समझाया था ना कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप हमारे घर का हिस्सा हैं। अस्मा को बहन की तकलीफ से दुख हुआ था, जबकि बुशरा तो बेहरकत खड़ी थी। उसने एक नज़र उठाकर बहन को देखा। अस्मा, मुझे राहिल का नंबर चाहिए, बात करनी है उससे। इन 3 महीनों में उसने राहिल से एक बार भी बात नहीं की थी, और ख़ुद राहिल भी एक अलग ही नेचर का इंसान था। उसने भी कभी बुशरा से बात करने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि अस्मा की और राहिल की बात आपस में कभी कभी हो जाया करती थी, क्योंकि दोनों घरानों का आपस में आना जाना भी अच्छा था, तो ये एक नेचुरल सी बात थी। अस्मा कुछ सोच में पड़ी थी, लेकिन फिर उसने अपना सर झटका और राहिल का नंबर बुशरा को दे दिया। अपने कमरे में आकर उसने धड़कते दिल से राहिल को कॉल की थी, और जब उसके फ़ोन पर एक भारी मर्दाना आवाज़ गूंजी तो उसका दिल जोरों से धड़क उठा था। वो बोलना चाहती थी, लेकिन होठ कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। जब बोलना नहीं था तो फ़ोन क्यों किया? राहिल की भारी आवाज़ उसके कानों में गूंजी। जी जी, वो मैं बुशरा बोल रही हूँ। उसने अटकते हुए अपना इंट्रोडक्शन करवाया था, जबकि राहिल उसका नाम सुनकर संभल कर बैठा था। आज बुशरा ने उसे कॉल किया था तो कुछ तो ख़ास था, वरना वो उसे यूँ कॉल नहीं करती थी। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मैंने आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी है जिसके लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? आप इस शादी को ख़त्म कर दें, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। और ये बात राहिल खान की गैरत पर जाकर लगी थी। आज तुमने ये बकवास कर दी, आगे से ऐसी कोई भी बकवास की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वो गुस्से से गुर्राया था। क्यों क्यों नहीं कर सकती मैं ये बात? हक है मुझे ये कहने का। नहीं रहना मुझे आपके साथ, और अगर आपने ज़बरदस्ती की तो मैं आपको आपका हक नहीं दूंगी। पूरी ज़िंदगी आप मेरी मोहब्बत, मेरे वजूद के लिए तरसते रहेंगे, और आपको कभी आपका हक नहीं मिलेगा, समझे आप? जबकि इस बार राहिल खान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई थी। ये तो वक्त बताएगा बुशरा राहिल खान कि कौन किसका हक देता है, कौन किससे हक लेता है। फिलहाल तुम एक बार मेरी दस्तरस में आ जाओ, और हाँ, मैं ये रिश्ता ख़त्म नहीं करूँगा, समझी? तुम कल रात के लिए खुद को पूरी तरह तैयार करके आना, क्योंकि तुमने आज मेरे जुनून को हवा दी है, और अब मेरे जुनून को सहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। कहते हुए उसने फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि बुशरा अपने आंसू पोंछती रह गई थी। राहिल खान एक गहरी सांस लेकर सोफे की बैक से सर टिका गया था। बुशरा ने जो ये बात कही थी बेवजह नहीं कही थी, इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। उसे अपनी माँ पर अब झुंझलाहट होने लगी थी। क्या ज़रूरत थी ये सब फैलाने की? उसकी नज़र में ये सब किया धरा उसकी माँ का था। उसकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब उसकी माँ उसके सामने खड़े होकर कह रही थी कि तुम बुशरा को तलाक दे दो। अम्मी जान, आप भी हद करती हैं। वो लड़की मेरे निकाह में है और आप कह रही हैं मैं उसे छोड़ दूं और उसकी छोटी बहन से शादी कर लूं? ऐसा कैसे मुमकिन है? राहिल खान अपना गुस्सा बर्दाश्त करता हुआ दबे अंदाजों में बोला था। हाँ, हम जानते हैं, हमने ही तुम्हारा निकाह करवाया था, लेकिन अब हम ही कह रहे हैं तुम बुशरा को तलाक दे दो और ये रिश्ता ख़त्म कर दो। सनोबर बेगम अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए बोली। अगर कोई और होता तो शायद राहिल खान सामने वाले की जान ले लेता, लेकिन सामने अपनी अम्मी जान को देखकर वो खुद को कुछ भी करने से रोक रहा था। राहिल, वो लड़की रुखसाना की सगी बेटी नहीं है। वो कहीं से मिली थी उन्हें, उसके ख़ानदान का कुछ अता पता नहीं, और ये बात रुखसाना ने हमसे छुपाई थी। अब जबकि हम सच जान गए हैं तो एक ऐसी लड़की को अपने ख़ानदान की बहू नहीं बना सकते जिसके ख़ानदान का ही कोई अता पता ना हो। नामुमकिन है अम्मी जान,
राहिल खान की आंखों में सख्ती और आवाज में दर्द था। राहिल खान मर तो सकता है, अपने निकाह में आई औरत को मार भी सकता है, लेकिन उसे छोड़ नहीं सकता। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, जबकि उसके कहे आखिरी शब्दों को फिरोज खान और उनके छोटे बेटे नूरुल खान ने सीढ़ियों पर खड़े होकर सुना था। नूरुल खान लब भींचे अपनी माँ को देखता रह गया और खामोशी से बिना नाश्ता किए यूनिवर्सिटी चला गया। फिरोज खान धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपनी बीबी सनोबर बेगम के पास आए थे, जो गुस्से से अपनी आंखें बंद किए बैठी थीं। सनोबर बेगम, आपको नहीं लगता कि आप राहिल पर जरूरत से ज्यादा जुल्म कर रही हैं? फिरोज खान ने नरमी से पूछा। सनोबर बेगम ने आंखें खोली और झटके से अपने शौहर को देखा। ये आप कह रहे हैं फिरोज खान? आप जानते भी हैं कि रुखसाना ने हमसे झूठ बोला है, उसने लड़की की हकीकत छुपाई है, और अब जबकि निकाह भी हो गया तो यही तो मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिरोज खान ने उनके बात बीच में काटी। रुखसाना ने झूठ नहीं बोला, बस छुपाया है। और मेरी जान, ये सब ऊपर वाले के फैसले होते हैं, इन्हें दिल से कबूल करो। निकाह हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। और क्या खानों को जानती नहीं आप? खान मर तो सकता है, लेकिन ना अपने दुश्मन को छोड़ता है और ना अपनी निकाह में आई औरत को। फिरोज खान ने उनकी हथेलियां अपने हाथों में ली। सनोबर बेगम खामोश हो गई, लेकिन उनके दिल में बुशरा के लिए गांठ पड़ चुकी थी। उन्होंने सोच लिया था, अगर राहिल बुशरा को तलाक नहीं देता तो रुखसती भी वो कभी नहीं लेंगी। वो लड़की हमेशा अपने मायके में बैठी रहेगी, पूरी जिंदगी वो राहिल के निकाह में रहे, लेकिन विदा होकर खान मेंशन नहीं आएगी। उन्हें किसी भी कीमत पर बुशरा की कोख से खानदान के लिए बारिश नहीं चाहिए था, और इसीलिए वो भले अपने माँ बाप की दहलीज पर बूढ़ी हो जाए, लेकिन सनोबर बेगम को कोई फर्क नहीं था। राहिल खान कमरे में आते ही सीधा बाथरूम चला गया था। जब तक वो ठंडे पानी से खुद को शांत नहीं कर लेता, उसे सुकून आने वाला नहीं था। अंदर गुस्से की आग भड़की हुई थी। 1 घंटे से वो ठंडे पानी के नीचे खड़ा अपने जलते मन और तन को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शरीर में गुस्से के शोले और भी भड़क रहे थे। उसके उभरते मसल्स और भी उभरने लगे थे। वो ठंडे पानी के नीचे दीवार पर हथेलियां जमाए खुद का गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और गहरी सांसें ले रहा था। बाजू के मसल्स भी उभरने लगे थे। शावर का टैप बंद किया तो बुशरा का मनमोहना चेहरा आंखों के सामने आया, जिसकी अभी तक उसने सिर्फ एक ही झलक देखी थी, वो भी सिर्फ निकाह वाले दिन। अपनी माँ के कहने पर ही वो शादी के लिए माना था, वरना अभी वो इन झंझटों में पड़ना नहीं चाहता था। उसका इरादा तो कनाडा जाना क्या था, अपने मामा के पास। वो अपना बिजनेस वहीं फैलाना चाहता था, और उसके मामा भी बेसब्री से वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस चक्कर में वो अपना जाना भी कैंसिल कर चुका था। शावर बंद किया। बुशरा रहमान, तुम्हारी पहचान क्या थी क्या नहीं? तुम्हारे खानदान से मुझे कोई भी सरोकार नहीं। एक बात जो आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगी, और वो ये है कि तुम सिर्फ और सिर्फ राहिल खान की हो, और कोई भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकता। जब तक कि राहिल खान के वजूद में सांसें हैं, बुशरा, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे मरने के बाद भी मेरी ही रहोगी। वो जुनूनी होता हुआ दीवार पर मुक्का जड़ गया। एक गहरी हकीकत खुली थी उस पर, और वो अंदर ही अंदर मरने वाली हो गई थी। बचपन से जवानी तक जिस घर में रही, जिसको अपने माँ बाप मानती आई, वो उसके सगे माँ बाप नहीं थे। यह हकीकत जानते हुए वो जिंदा लाश बनी थी। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि रुखसाना बेगम उसकी माँ नहीं थी। तैमूर खान, जिनके साथ हमेशा दोस्तों की तरह रहती थी, वो उसके पापा नहीं थे। अस्मा, उसकी छोटी बहन, जिसकी शरारतों से वो हंसती मुस्कुराती रही थी, वो उसकी सगी बहन नहीं थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। 2 दिन से उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। न किसी से बात करती, न किसी से मिल रही थी। उसके कानों में अपनी माँ की बातें गूंज रही थीं। 18 साल पहले तैमूर खान एक रिश्तेदार की शादी में दूसरे गांव जा रहे थे। बीच में एक घना जंगल पड़ता था। वहां पर एक कार का हादसा हुआ था। शायद कार का बैलेंस बिगड़ा था और वो एक भारी पेड़ से टकरा गई थी। उस जगह पर जल्दी से वो लोग पहुंचे और वहां उन्हें नन्ही सी बुशरा मिली थी। कार पूरी तरह जल चुकी थी और उसके अंदर बैठे 2 लोग, जो शायद बुशरा के माँ बाप थे, वो इस हादसे का शिकार हो गए थे। ये खुदा का करिश्मा था। गाड़ी का एक दरवाज़ा खुला हुआ था। शायद झटका लगने की वजह से गाड़ी का दरवाज़ा खुला और बुशरा, जो शायद पिछली सीट पर बेखबर सो रही थी, एक झटके से बाहर गिरी थी। सूखी घास और पत्तियों पर गिरने की वजह से उसे ज़्यादा चोटें नहीं आई थीं, लेकिन कार इस वक्त आग की चपेट में आई थी और उसके अंदर मौजूद दोनों लोग इस समय अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। रुखसाना बेगम ने उस नन्ही सी बुशरा को अपनी गोद में भरा। वो नर्म, नाजुक, तीखे नए नक्श वाली बच्ची
जो सिर्फ उस समय 3-4 महीने की थी, एक परी जैसी मालूम होती थी। उसको लिए वो अपने कार की तरफ बढ़ गई थी। उन्होंने पहले सोचा कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दें, लेकिन फिर तैमूर खान ने इरादा रद्द कर दिया था। पता नहीं क्यों उनके दिल में ये अंदेशे जागने लगे कि जैसे कहीं इस बच्ची की जान को कोई खतरा ना हो, क्योंकि इस हादसे के पीछे उन्हें कुछ न कुछ साजिश नजर आ रही थी। भला एकदम से गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाना, एक पेड़ से टकराते ही उसमें आग लग जाना, ये सब उन्हें समझ नहीं आ रहा था। और फिर सबसे बड़ी बात, आखिर कैसे दोनों लोग अंदर बैठे बैठे ही अपनी जान की बाजी हार गए? क्या उन्होंने खुद को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी? यही सारी बातें उनके दिमाग में आने लगी थीं और उन्होंने पुलिस स्टेशन जाने का इरादा छोड़ दिया था और नन्ही बुशरा को अपनी आगोश में समेट लिया। उन्हें महसूस हो रहा था कि शायद इस बच्ची की जान को खतरा है और वे उस नन्ही सी जान को किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा कि पहले बच्ची के माँ बाप और हादसे की सच्चाई का अपने तौर पर पता लगाएंगे, फिर पुलिस की मदद लेंगे। खैर, उन्होंने शादी में जाने का इरादा छोड़ा और बुशरा को लेकर अपने गांव लौट आए। लेकिन हवेली में पहुंचते ही उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं कोई उनका पीछा करते हुए यहाँ आ न जाए। इसीलिए उन्होंने अपने एक आदमी से कहकर मुंबई वाले बंगले की सफाई करवाई और अगले ही दिन बुशरा को लेकर वहीं चले गए। और फिर उन्होंने बुशरा के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। अपने संपर्कों के जरिए उन्होंने बुशरा की पहचान के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। फिर सिर्फ बुशरा के लिए उन्होंने मुंबई में ही हमेशा के लिए बसने का फैसला कर लिया। उनका कारोबार पहले से ही मुंबई में फैला हुआ था, अब वे बस उसी को और बढ़ाने में लग गए। और फिर 2 साल बाद रुखसाना बेगम को खुदा ने एक और बेटी दी, अस्मा। वो बहुत खुश थीं क्योंकि खुदा ने उन्हें 2 बेटियां दी थीं, एक बुशरा और एक अस्मा। बुशरा के गले में एक गोल्ड की चेन थी जिसमें एक छोटा सा लॉकेट था। उस पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बुशरा लिखा था। इसीलिए रुखसाना बेगम और तैमूर खान ने उसका नाम नहीं बदला, उसका नाम बुशरा ही रखा। पूरे 5 साल बाद वे अपने ख़ानदानी हवेली वापस लौटे। कोई नहीं जानता था कि बुशरा उनकी अपनी औलाद नहीं थी। सबको यही लगता कि दोनों बेटियां सगी हैं और यूं राज राज ही रह गया। लेकिन ये राज पूरे 18 साल बाद खुला और सब कुछ बदल गया। रुखसाना बेगम 2 दिन से लगातार रो रही थीं और तैमूर खान बस उन्हें दिलासा दे रहे थे, जबकि रुखसाना बेगम उस दिन को याद कर रही थीं जब सनोबर बेगम रुखसाना बेगम के सामने मौजूद थीं। उनके चेहरे के हाव भाव बिगड़े हुए थे। उन्हें कहीं से ही राज मालूम हो गया था और उन्होंने बुशरा के सामने साफ कह दिया कि राहिल खान से निकाह ख़त्म कर लो। रुखसाना बेगम का तो बीपी शूट कर गया था। उन्हें फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया गया। भले उन्होंने बुशरा को पैदा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उसे पाला था पूरे 20 साल तक, बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह। उन्होंने बुशरा और अस्मा को पलकों पर बिठाया था, कभी दोनों में कोई फ़र्क नहीं किया था। लेकिन फिर भी बुशरा उनसे बदगुमान हो गई थी। और फिर सनोबर बेगम जो बातें कहकर गई थीं, उन्होंने रुखसाना बेगम को तोड़ कर रख दिया था। सनोबर बेगम ने बुशरा से निकाह ख़त्म करने को कहा और उसकी छोटी बहन अस्मा का हाथ मांगा था। वे इतनी जालिम कैसे हो सकती थीं? रुखसाना बेगम सिर थाम कर बैठ गईं। जैसे ही बुशरा को पता चला कि रुखसाना बेगम अस्पताल में है, वो सब कुछ भूल कर अपनी माँ के पास पहुँच गई। खुद को एक चादर में अच्छी तरह लपेटे वो ड्राइवर के साथ अस्पताल के अंदर दाखिल हुई और वैसे ही वो चौड़े फौलादी सीने से जा टकराई और ज़मीन पर गिर पड़ी। सामने वाले ने झट उसे बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। इससे पहले वो कुछ कहती, बुशरा का नकाब चेहरे से सरक गया और राहिल खान के अल्फाज होठों पर ही दम तोड़ गए। बुशरा ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया, ये जाने बगैर कि सामने वाला उसके जिस्म पर पूरा हक रखता है। वो उसे घूरते हुए कुछ कहने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र राहिल खान पर पड़ी। वो एक पल को सन रह गई। राहिल खान ने उसके चेहरे पर तेजी से बदलते भावों को पढ़ लिया था। फौरन अपने चेहरे के हाव भाव काबू में किए बुशरा ने झटके से खुद को संभाला और तेज कदमों से अस्पताल के अंदर चली गई। राहिल खान अपनी मां को अस्पताल लेकर आया था। जैसे ही उन्हें रुखसाना बेगम के अस्पताल में दाखिल होने की खबर मिली, वो रह नहीं पाई और फौरन अपनी बचपन की सहेली के पास जा पहुंची। उन्हें अपनी ये सहेली बहुत प्यारी थी, हमेशा दिल के करीब रही थी और उसे इस हाल में देखकर वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। सनोबर, तुम क्यों रो रही हो? मैं ठीक हूँ। रुखसाना बेगम अपनी जान से प्यारी सहेली को अपने लिए इस कदर रोता देखकर धीमे से मुस्कुराई। इस सब की वजह मैं हूँ रुखसाना, मेरी वजह से तुम अस्पताल पहुँच गई हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी।
सनोबर बेगम ने आंसू पोंछते हुए कहा। उसी पल दरवाजा खुला और बुशरा अंदर दाखिल हुई। सनोबर बेगम को वहां देखकर उसके कदम रुके। उसने अपने आंसू पोंछे और माँ को देखा। बुशरा, यहाँ आओ बच्चे, वहां क्यों रुक गईं? अपनी माँ के पास आओ, रुखसाना बेगम ने तड़पते हुए कहा तो वो आंसू रोकते हुए उनके करीब चली गई और उनके सीने से जा लगी, जबकि सनोबर बेगम का चेहरा एकदम सपाट हो गया था और वो रुख फेर कर बैठ गईं। मामा, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो सीने पर सिर रखकर रो दी। दरवाज़ा धीरे से खुला और राहिल अंदर दाखिल हुआ। वो चाहकर भी वापस नहीं जा सका था। वो चाहता था बुशरा और सनोबर बेगम के बीच कोई कड़वी बात न हो, इसीलिए वो सावधानी के लिए वहां आ गया था। रुखसाना बेगम ने उसके बालों की लटों को उसके चेहरे से हटाया। सनोबर बेगम ने एक नज़र बुशरा पर डाली। किसके साथ आई हो? अपनी माँ के तीखे सवाल पर राहिल खान के माथे पर बल पड़े। वो उसे ड्राइवर के साथ अस्पताल आते देख चुका था। जी, वो ड्राइवर अमीर बाबा के साथ, बुशरा ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। मेरी जान, तुम घर जाओ। सनोबर, ये है ना मेरे पास रहेगी। तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, 2 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं। देखो तो कितनी कमज़ोर हो रही हो। घर जाकर कुछ खाओ और दवाई ले लेना। मेरी जान, बुखार की वजह से चेहरा भी देखो कितना लाल हो रहा है। मुझे मेरी बुशरा हमेशा हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती है। रुखसाना बेगम ने बहुत मोहब्बत से उसकी हथेलियां थामते हुए उसके माथे को चूमा। वो यूं ही अपनी बुशरा से बेइंतहा प्यार करती थी, शायद अस्मा से भी ज़्यादा। यही वजह थी जब सनोबर बेगम ने बुशरा के तलाक की बात की तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। मम्मा, मैं आपके पास ही रहूँगी, आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो उनके पास बैठी रही। तुम्हारी माँ कह रही हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, घर जाओ, सनोबर बेगम ने सख्त लहजे में कहा। बुशरा को उनका अंदाज चुभा, लेकिन वो बर्दाश्त कर गई और चुपचाप उठ गई। आंटी, मैं बुशरा को घर छोड़ दूंगा, राहिल ने संजीदगी से कहा, जिससे कि सब हैरान हुए। राहिल? सनोबर बेगम ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बुशरा ने उनकी नज़रों से बचते हुए धीरे से कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी, ड्राइवर बाहर है। न चाहते हुए भी उसके लहजे में कड़वाहट आ गई थी। तुमसे पूछा नहीं गया था, मैंने सिर्फ बताया है। राहिल ने तेज नज़रों से उसे सख्त वार्निंग दी। उसकी घूरती निगाहों पर बुशरा सिर गई थी, जबकि सनोबर बेगम पहलू बदल कर रह गईं। रुखसाना बेगम के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। उन्होंने राहिल की आंखों में बुशरा के लिए बहुत कुछ देखा था और इससे उनके दिल को राहत मिली थी, जबकि सनोबर बेगम के दिल में बेचैनी बढ़ गई थी। वो तेज कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़ी। राहिल ने पूरे हक से बुशरा की कलाई थामकर उसे लिफ्ट की ओर खींचा। वो माथे पर बल डाले उसे देखने लगी। उसने बिना परवाह किए लिफ्ट का बटन दबाया। उसकी कलाई अब भी राहिल के मजबूत हाथ में थी, जो नरम तो थी लेकिन पकड़ मजबूत थी। लिफ्ट रुकी और कुछ लोग अंदर दाखिल हुए। एक आदमी बुशरा के बाएं तरफ खड़ा उसे सर से लेकर पैर तक देखने लगा। बुशरा को उसकी निगाहें खराब लगीं तो वो 2 कदम पीछे हटकर राहिल के करीब हो गई। राहिल, जो अब तक लिफ्ट के नंबरों पर ध्यान दे रहा था, अचानक बुशरा को अपने करीब आते महसूस कर उसकी तरफ देखने लगा और पल भर में सारी सिचुएशन समझ जाता है। वो झट से बुशरा को अपनी दूसरी ओर करता है और खुद उसके आगे इस तरह खड़ा होता है कि वो बिल्कुल छुप गई। उसके हाथ में अब भी बुशरा की कलाई थी। राहिल बॉडी बिल्डर जैसा मजबूत और खूबसूरत इंसान, जिसे देखकर वो आदमी थोड़ा पीछे हुआ था, समझ गया कि लड़की अकेली नहीं है। जैसे ही लिफ्ट रुकी, सबसे पहले वही आदमी बाहर निकला। उसकी तेजी देखकर बुशरा दंग रह गई थी। राहिल ने उसकी कलाई थामी और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। मेरी गाड़ी इस तरफ है, बुशरा ने बोलना चाहा। तुम्हारी हर चीज़ अब मुझसे जुड़ चुकी है बुशरा राहिल खान। वो जरा सा पीछे मुड़कर सर्द मगर मजबूत अंदाज में बोला और बुशरा का दिल जोर से धड़क उठा। उसके साथ कदम मिलाते हुए वो इस खूबसूरत इंसान को पहली बार इतने करीब से देख रही थी। उसकी गहरी काली आंखों में ऐसी गहराई थी कि बुशरा का दिल उनमें डूबने लगा था। उसने जल्दी से अपना ध्यान हटाया और गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। अगले ही पल गाड़ी हवाओं से बातें कर रही थी। अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है यार, बस भी कर दो। नूरुल खान ने अपने सामने बैठी अस्मा को चुप कराने की कोशिश की, जो लगातार रो रही थी। मुझे नहीं पता था आपके भाई ये सब करेंगे। मेरी आप ही को इतना दुख दिया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मुझे खुद पर भी शर्म आ रही है, अस्मा ने आंसू पोंछते हुए कहा। नूरुल उसकी बातें सुनकर मुट्ठियां भींच गया था। वो अभी भी रो रही थी और रोते रोते उसके भाई की बुराइयां भी कर रही थी, जो नूरुल खान को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बस कर दो अस्मा, बहुत हो गया। अब अगर तुमने मेरे भाई के बारे में एक भी गलत शब्द कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा।
नूरुल ने गुस्से में स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है जब मेरी आपी को कोई रुलाता है। आप लोगों की वजह से मेरी माँ अस्पताल में है। आपी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया और हमारा घर उदासी की नज़र हो गया है। अस्मा ने गहरी सांस भरते हुए गुस्से से कहा। कुछ देर के लिए जुबान कंट्रोल करो अस्मा और मेरी बात ध्यान से सुनो, नूरुल ने गंभीर आवाज में कहा, जबकि अस्मा ने आंसू पोंछते हुए अपना नकाब नीचे कर लिया। नूरुल ने जब उसका मासूम और खूबसूरत चेहरा देखा तो उसने अपने नीचे वाले होंठों को दांतों तले दबाया था। चेहरा ढको अस्मा, वो सख्त लहजे में बोला। अस्मा ने फौरन नकाब गिरा लिया। आइंदा ऐसी लापरवाही मत करना, उसने चेतावनी देते हुए कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मेरी आपी को मत रुलाओ, जाकर अपने भाई से कहो मेरी आपी बहुत अच्छी हैं। अस्मा का अंदाज अब धीमा पड़ गया था। अस्मा रिलैक्स यार, भाई ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे जैसा तुम सोच रही हो। वो अम्मीजान की बात मानने से इनकार कर रहे हैं और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो देखो सामने। नूरुल ने सिग्नल पर गाड़ी रोकी और दूर एक गाड़ी की तरफ इशारा किया। राहिल ड्राइविंग सीट पर था और उसके साथ कोई और नहीं बल्कि बुशरा बैठी थी। या अल्लाह, अस्मा जल्दी से नीचे झुक गई। क्या हुआ, तुम क्यों छुप रही हो? नूरुल ने माथे पर हाथ फेरा। अगर उन्होंने मुझे आपके साथ देख लिया तो कयामत आ जाएगी, अस्मा ने डरते हुए कहा। बातें कम करो और सीधी बैठो, सिग्नल खुल चुका है। नूरुल ने सावधानी से गाड़ी उनकी गाड़ी से दूर रखी थी, लेकिन अस्मा अब भी घबराई हुई थी। गाड़ी घर के सामने रुकी और राहिल ने एक नज़र बुशरा को देखा, जो शायद कुछ कहने के लिए पर तोल रही थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। राहिल सोचने लगा, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो हर हाल में ये बात जानना चाहता था। आप अपनी अम्मी जान की बात मान लें और मुझे तला। इससे पहले बुशरा अपनी बात पूरी करती, राहिल ने आगे बढ़कर उसका जबड़ा अपने मजबूत हाथों में थाम लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। बुशरा सीधा उसकी गोद में आ गई। उसका नकाब हट गया। क्या सोचकर ये बात कही तुमने बुशरा? राहिल खान, राहिल ठंडे लहजे में उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला और बुशरा को लगा कि वो दर्द के मारे कहीं रो न पड़े, जबकि राहिल ने अभी इतनी जोर आजमाई भी नहीं की थी। बुशरा बहुत नाजुक थी। आज तो ये बात कह दी, लेकिन आगे से ऐसी कोई बात तुम्हारे मुंह से निकली तो मैं कसम खाता हूँ एक पल नहीं लगाऊंगा तुम्हारी और अपनी जान एक करने में। रुखसती का भी इंतजार नहीं करूंगा, न किसी का लिहाज, समझी? राहिल ने उसके गाल पर हल्की थपक दी। अब वो नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बेचैनी का रंग था। बुशरा की आंखों में नमी उतरने लगी। वो गुस्से में दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। राहिल ने अपने बालों में उंगलियां फंसाई थीं और अपने उठते गुस्से पर काबू पाया। वो जानता था बुशरा ने ये बात क्यों कही है, लेकिन उसके अल्फाज राहिल को अंदर तक झुलसा रहे थे। राहिल की गाड़ी को वहाँ से निकलते हुए नूरुल ने देखा तो उसने अपनी गाड़ी घर के सामने रोकी और अस्मा की तरफ देखते हुए कहा, जाओ अंदर, शायद तुम्हारी बहन को तुम्हारी ज़रूरत हो। नूरुल अपने भाई की शिद्दत पसंद तबीयत को अच्छी तरह जानता था और समझ रहा था कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। अस्मा मुंह बनाते हुए नीचे उतरने लगी। तभी नूरुल ने उसे पुकारा, अस्मा, मैं अम्मी जान से बात करूँगा, प्लीज़ ज़रूर करना, मेरी आपी बहुत अच्छी हैं, उनके साथ कुछ भी बुरा ना हो। वो बिना सुने ही उसकी बात काट कर बोल पड़ी। यार बात तो पूरी सुन लिया करो, नूरुल चिढ़ते हुए बोला। खैर पहले अम्मी जान से बात कर लूँ, फिर तुमसे बात करूँगा। उसने प्यार से अस्मा को देखा और उसे जाने का इशारा किया। जैसे ही अस्मा अंदर गई, नूरुल खान बैक सीट से टिक गया। यार ये दोनों बहनें हम दोनों भाइयों को पागल कर देंगी। वो मुस्कुराया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आप होश में तो हैं राहिल? हम किसी भी सूरत बुशरा की रुखसती नहीं लेंगे। हमने कहा था इस निकाह को ख़त्म कर दें, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। ठीक है, आपको उसे निकाह में रखना है तो रखिए, लेकिन हमारी ज़िंदगी में उसकी विदाई इस घर में नहीं होगी और यही हमारा आखिरी फ़ैसला है। सनोबर बेगम ने सख्त अंदाज में अपना फ़ैसला सुनाया और राहिल को लगा जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। आप जानती हैं कि आपका बेटा जान से भी जा सकता है। राहिल की बात सुनकर सनोबर बेगम ने धड़कते दिल के साथ उसकी ओर देखा था। अब आप अपनी माँ को इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हैं? उनके लहजे में दर्द था। राहिल कुछ सख्त कहने ही वाला था कि सामने अपने पापा का चेहरा नजर आया, जिनकी आंखों में साफ चेतावनी थी। मेरी बीबी को किसी भी तरह की तकलीफ मत देना। राहिल ने अपने होंठ भींच लिए। राहिल बेटा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन अब इस मुद्दे पर अपनी माँ से और कोई बहस नहीं करेंगे आप, फिरोज खान ने पहली बार सख्त लहजे में कहा। सनोबर बेगम ने हैरान होकर उनकी ओर देखा।
राहिल ने अपने पापा की बात सुनी और खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अब जबकि खुद उसके पापा फिरोज खान ने उसकी बात पर हामी भर दी थी, तो बहस करने का कोई फायदा नहीं था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं फिरोज साहब? आप हमारे खिलाफ जाकर उस लड़की को इस घर में कैसे ला सकते हैं? इधर आओ, मेरे पास बैठो। फिरोज खान ने गहरी सांस भरते हुए सनोबर बेगम को पास बिठाया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। राहिल खान एक खान का बेटा है और आप जानती हैं कि खान अपनी इज्जत को नहीं छोड़ते। अगर राहिल ने बुशरा की रुखसती की बात की है तो वो रुखसती करके ही रहेगा। शायद आपकी बातों की वजह से उसने अभी फिलहाल में रुखसती लेने का फैसला किया है, वरना अभी उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। खैर, अगर वो चाहता है तो हम एक अच्छे माँ बाप का फर्ज पूरा करेंगे ताकि आने वाले वक्त में हमारे बच्चे हमें गलत न समझे। फिरोज खान की बात सुनकर सनोबर बेगम चुप हो गईं। अब जबकि फिरोज खान भी हामी भर चुके थे तो मजबूरन उन्हें भी हाँ करना पड़ी। लेकिन अब वो कुछ और ही सोच रही थी। जैसे ही खबर तैमूर खान के घर पहुंची, बुशरा ने फौरन इनकार कर दिया। मामा, मुझे ये रुखसती नहीं करनी, आप उन लोगों को मना कर दें। तैमूर खान और रुखसाना बेगम ने एक दूसरे को हैरानी से देखा था। बुशरा, हमने आपकी परवरिश ऐसी तो नहीं की थी कि आप बड़ों से इस तरह सवाल जवाब करें। मेरा ख्याल है कि आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ये बड़ों की बात है, बड़े खुद देख लेंगे। तैमूर खान ने ठहरे हुए शब्दों में बेटी को समझाया। पापा जान, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन आप भी तो समझें। उनके लिए मेरा वजूद कबूल करना इतना आसान नहीं, जबकि मैं तो खुद भी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। तो इस स्थिति में मैं अपने लिए किस किस से लड़ूंगी? उसकी बात पर उसके माँ बाप को बहुत दुख हुआ था। रुखसाना बेगम की आंखों में तो आंसू भी भर आए थे। बुशरा, अपने कमरे में जाओ, तैमूर खान गुस्सा बर्दाश्त करते हुए बोले। लेकिन बुशरा आगे बढ़ते हुए माँ के कदमों में बैठ गई। मम्मा, मेरे लिए आप सब कुछ हैं। आपकी आंखों के आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। आप मेरी तकलीफ को भी तो समझें। बुशरा, शायद मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई जो आज तुमने इतनी बड़ी बात कह दी कि तुम्हें तुम्हारी पहचान चाहिए। क्या मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी पहचान नहीं? क्या हमने अपने प्यार में कोई कमी रखी? रुखसाना बेगम रोते हुए पूछ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है मामा, प्लीज़ माफ़ कर दें अगर मेरी बात से आपका दिल दुखा। लेकिन मैं कैसे आपको अपनी फीलिंग समझाऊं? बुशरा ने अपना सिर उनकी गोद में रखते हुए आंसू बर्दाश्त करते हुए कहा था। इस इतवार को उन्होंने रुखसती मांगी है और मैंने हाँ कर दी है। तैमूर खान की बात पर बुशरा ने सर उठाते हुए उन्हें शिकायती अंदाज में देखा। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि एक पल की भी देरी हो, इसीलिए बेहतर होगा कि आप लोग रुखसती की तैयारी करें। तैमूर खान अपनी शॉल को कंधे से दूसरे कंधे पर डालते हुए बाहर निकल गए थे, जबकि बुशरा गुस्से से मुट्ठियां भींच कर रह गईं। और अपने कमरे में आकर बुशरा आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को निहार रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी। काश की हकीकत उस पर खुली ही न होती। और फिर उसने फैसला कर लिया, वो राहिल खान से खुद फ़ोन करके मना करेगी कि वो इस शादी के लिए इनकार कर दे। और उसने फ़ोन भी किया। लेकिन राहिल खान भी अपने उसूलों का पक्का था, वो अपनी इज्जत को यूं छोड़ नहीं सकता था। तुमने कैसे सोच लिया बुशरा राहिल खान कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? उसके लबों से धीरे से निकला था। अतीत में डूबे हुए उसे काफ़ी टाइम हो गया था। मोबाइल और गाड़ी की चाबियां उठाता वो बाहर चला गया। रुखसती के लिए अभी उसे तैयारियां भी करनी थीं। और फिर वही हुआ जैसा राहिल खान चाहता था। उसने पूरे हक और मान से रुखसती करवा ली और सनोबर बेगम ने ना चाहते हुए भी इस रुखसती में साथ दिया। लेकिन दिल से वो अभी बुशरा को अपना नहीं पा रही थी। रुखसत करवाकर जब राहिल खान उसे खान मेंशन लेकर आया तो उसका स्वागत नई नवेली बहू की तरह नहीं हुआ। राहिल एक एक चीज़ नोट कर रहा था, लेकिन अपनी माँ के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं कर सकता था। बुशरा को थोड़ी बहुत रस्मों के बाद ही राहिल खान के कमरे में भेज दिया गया था। राहिल अपने कमरे में जाने की बजाय अपनी माँ के पास आया था। उन्होंने उसे देखते ही मुंह फेर लिया। नाराज है मुझसे? वो धीमे लहजे में कहता हुआ सनोबर बेगम की ममता को जगाने की कोशिश कर रहा था। हमें किसी से नाराज होने का कोई हक नहीं है। आप जाएं अपनी नई नवेली दुल्हन के पास, हमारे पास क्यों आए हैं? रूठे से अंदाज में बोलती हुई सनोबर बेगम राहिल खान को बहुत प्यारी लगी। जब तक आप दिल से राजी नहीं होंगी, मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगा। इस बात पर सनोबर बेगम ने उसे घूर कर देखा। मेरे राजी होने या न होने से अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो आपको ये रुखसती रोक देनी चाहिए थी। लेकिन खैर, अब जब सब हो ही गया है तो मैं गुनहगार नहीं बनूंगी। जाइए अपने कमरे में।
सनोबर बेगम ने इस बार धीमे लहजे में कहा। कमरे में आते फिरोज खान के चेहरे पर मुस्कान सजी थी। यार, तुम क्या अपनी शादी की रात मेरी बीबी के पास ही बैठे रहोगे? अपने कमरे में जाओ और हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। फिरोज खान के कहने पर राहिल खान अपनी जगह से उठते हुए मुस्कुराया और कमरे से बाहर चला गया। जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में भीनी भीनी फूलों की खुशबू ने उसका स्वागत किया। उसने गहरी सांस लेते हुए इस खुशबू को महसूस किया। उसकी नज़र सामने सजी सजाए बेड पर पड़ी, जहां वो खूबसूरत हसीन लड़की बैठी थी, जो सिर्फ एक झलक में ही उसे अपना दीवाना कर चुकी थी। दरवाजे को लॉक करते हुए राहिल खान अपनी शेरवानी के बटन खोलने लगा। नेट का घूंघट डाले बुशरा उसकी एक एक हरकत को नोट कर रही थी। लेकिन जैसे ही राहिल ने शेरवानी उतारी, बुशरा के गले में कुछ अटक सा गया। आने वाले वक्त से वो डरी हुई थी। तो कल क्या कहा जा रहा था फ़ोन पर कि आपकी विदाई आपकी मर्जी से नहीं हो रही, और जब आपकी मर्जी शामिल नहीं तो आप मुझे मेरे हक से दूर रखेंगी? आपने यही कहा था ना, या मेरे कानों ने सुनने में गलती कर दी? राहिल खान उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा करते हुए सर्द लहजे में बोला। बुशरा ने गहरी सांस भरते हुए अपनी कलाई झटके से छुड़ाई। आपने कुछ भी गलत नहीं सुना राहिल खान। मैं अब भी अपने कहे पर कायम हूँ और किसी भी सूरत में आपको अपना आप नहीं दूंगी। बुशरा ने गुस्से से अपना घूंघट उलटते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्त लहजे में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ का कंपन राहिल से छिप न सका। उसके कयामत जैसे हुस्न को देखकर राहिल खान एक पल के लिए साकित रह गया। वो अंग अंग सवार कर उसी के लिए सजी थी और उसी को कह रही थी कि वो उसे उसका हक नहीं देगी। अब राहिल खान को गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन वो सर झटकता हुआ धीरे से अंदाज में मुस्कुराया था। मेरे लिए खुद को दुल्हन के रूप में सजाकर आने वाली लड़की मुझे कैसे अपना हक लेने से रोक सकती है? राहिल खान ने अपनी कमीज के ऊपरी बटन खोलते हुए सख्त जुनूनी अंदाज से बुशरा को देखा। उसकी आंखों के चमकते लाल डोरे देखकर बुशरा खान गला सूखने लगा था और वो घबराई हुई सी थी। धीरे धीरे 2 कदम पीछे हटी। राहिल खान, आप मेरी मर्जी के बगैर मेरे करीब नहीं आएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। बुशरा ने गुस्से से उंगली उठाते हुए राहिल खान को खबरदार किया, लेकिन राहिल ने उसे बाजू से पकड़ते हुए अपनी ओर खींच लिया। किस वजह से आप मुझे खुद के करीब आने से रोक रही हैं? और आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि मैं आपकी बात मान लूँगा, वो भी आज की रात? नामुमकिन, हरगिज नहीं। इतना और बुशरा का दिमाग पूरी तरह घूम गया। क्या ये वजह काफ़ी नहीं कि मेरी जात पर एक सवालिया निशान लग चुका है? मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ, मेरी जात पात क्या है, मैं किस खानदान से हूँ? क्या आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? पता नहीं किस गंदे खानदान का खून मेरी रगों में है। खबरदार बुशरा खान, एक लफ्ज़ और नहीं। अपने लिए कुछ भी गलत कहने से पहले मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मेरे लिए तुम सिर्फ बुशरा नहीं, बुशरा राहिल खान हो। तुम्हारी पहचान मैं हूँ और मेरी पहचान पर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारी जात पात क्या है मुझे कोई मतलब नहीं, समझी? तुम वो जो उस पर झुके हुए उसे अपने होने का मान समझा रहा था, कुछ कहना चाहता था। सामने खड़ी उस लड़की ने उसके जज्बातों को चकनाचूर कर दिया। मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना राहिल खान, मुझसे दूर रहें। इस बार वो उसके गुस्से की परवाह किए बगैर उसकी आंखों में आंखें डालकर मजबूती से बोली। राहिल खान ने उसे कुछ पल सख्ती से देखते हुए छोड़ दिया और पीछे होता हुआ सर नामे हिला दिया। वो ऐसा क्यों कर रही थी राहिल खान समझने से परे था, लेकिन इस वक्त वो वहाँ और रुकना नहीं चाहता था। वो जानता था अगर वहाँ रुका तो बुशरा से उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर अपना हक ले लेगा। दराज से सिगरेट लाइटर निकालते हुए उसने बालकनी का रुख किया। इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ अपने गुस्से को कम करना था, जो किसी भी सूरत कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था। उसकी गैलरी में जाने पर बुशरा ने एक सिसकी ली थी। आंखों में आंसू बहने को बेकरार थे। हाँ राहिल खान, बुशरा खान आपके लिए सजी। ये अंग अंग खुद को बुशरा ने सिर्फ आपके लिए सजाया है, लेकिन बुशरा अपना आप आपको नहीं सौंप सकती। वो मजबूर है, बहुत बड़ी मजबूर। वो हिचकियों से रो रही थी। वो अपने अंदर का दर्द अपने अंदर ही दबा गई थी, नहीं बता पाई थी कि उसके कानों में कुछ घंटे पहले की गई उसकी सास की बातें गूंजने लगीं। जब वो कमरे में बैठी राहिल खान का इंतजार कर रही थी, दिल हजारों ख्वाहिशों से भरा पड़ा था। दिल में राहिल के सपने सजा चुकी थी, उसकी मोहब्बत में पोर पोर डूब चुकी थी। उसे यह एहसास हो चुका था कि राहिल उसे मोहब्बत करता है और वो अपना पिछला अतीत भुलाकर राहिल के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन जब उसकी सास सनोबर बेगम कमरे में आई थी
तो न जाने क्यों उसका दिल धक से हुआ था। वो संभल कर बैठी, जबकि सनोबर बेगम पैर पर पैर जमाए सामने पड़े सोफे पर बैठ चुकी थीं। तो बड़ी शिद्दत से मेरे बेटे का इंतजार हो रहा है, बुशरा के कानों में सनोबर बेगम की आवाज़ पड़ी थी। सपने तो बहुत खूबसूरत सजाए तुमने, लेकिन ये सपने अपनी आंखों से नोच कर फेंक दो लड़की, क्योंकि तुम्हारे ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। ये कहते कहते वो उसके सामने आई थी और एक झटके से उसका घूंघट हटा दिया। ये तुम अपने रूप के जाल में मेरे बेटे को फंसाना चाहती हो ना? ये कोशिश तुम्हारी नाकाम रहेगी। आज मैं तुम्हें जो समझाने आई हूँ वो कान खोलकर सुन लो और समझ लो बुशरा। तुम विदा होकर हमारे बेटे की ज़िंदगी में आ तो गई हो, लेकिन हम तुम्हें कभी अपनी बहू के रूप में कबूल नहीं करेंगे। हमारे बेटे के नज़दीक जाने की, उसे अपने नज़दीक करने की ज़रूरत नहीं। तुम बुशरा थीं, बुशरा हो और बुशरा ही रहोगी। तुम्हारा नाम हमारे ख़ानदान का, हमारे बेटे का नाम का हिस्सा कभी नहीं बन पाएगा, और हम नहीं चाहते कि हमारे राहिल की नस्ल तुम्हारी कोख से जन्म ले। समझ रही हो? इसीलिए तुम किसी भी तरह की चालाकी करके इस घर में अपने कदम जमाने की नाकाम कोशिश मत करना, क्योंकि एक दिन तुम्हें इस घर से जाना होगा। और उम्मीद करती हूँ तुम मेरे बेटे के कान नहीं भरोगी उसकी माँ के खिलाफ। लेकिन अगर ये शौक़ भी पूरा करना है तो कर लेना। हमारा बेटा अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है और वो तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो उसे धमकी देकर कमरे से जा चुकी थीं और वो अपने कांपते दिल को संभालने लगी थी। जब राहिल ने कमरे में आकर उसके करीब होना चाहा, उसे अपनी मोहब्बत की बारिशों में भिगोना चाहा, तो वो चाह कर भी उसके करीब ना जा सकी, उसे उसका हक न दे सकी। बुशरा ने एक सिसकी ली थी और अपनी जगह से उठते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। चेंज करके बाहर आई तो राहिल खान भी बाहर सर्द हवाओं में खड़ा हुआ था। बुशरा का दिल कांपा, लेकिन वो दिल बड़ा करते हुए बिस्तर पर आकर लेट गई थी। आंसू अब भी आंखों से बह रहे थे। कुछ भी तो सही नहीं था, सब कुछ बिखरा पड़ा था। काफ़ी देर वो यूं ही लेटी रही, नींद आंखों से कोसों दूर थी। बालकनी से आती सर्द हवाओं ने कमरे को भी ठंडा कर दिया था। बाहर शायद बारिश शुरू हो चुकी थी। बुशरा फौरन अपनी जगह से उठी। उसका दिल बगावत पर उतर आया था। वो गुनहगार हो रही थी। आज सुहाग रात थी। कितने अरमान सजाए जाते हैं इस रात के लिए, पर उसने राहिल खान के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। वो बेदर्दी से लब काटती बालकनी की तरफ देखते अपने दिल को जोरों से धड़कने से रोक नहीं पा रही थी, जो बार बार राहिल खान के पास जाने को मचल रहा था। उसे इस तरह बाहर ठंड में खड़ा देखकर उसका दिल तड़प रहा था। या अल्लाह, मैं क्या करूं, मेरी मदद कर। मैं राहिल को उसकी माँ के बारे में कुछ कह भी नहीं सकती। वो मुझ पर यकीन करें या न करें, पर मैं नहीं चाहती कि एक बेटा अपनी माँ से दूर हो। बिजली जोरों से कड़की थी और यहीं बुशरा की बस हुई थी। वो उठते हुए बालकनी की तरफ आई, जहां राहिल पूरा बारिश में भीग चुका था। इतनी ठंड में बारिश में भीग कर भी वो बेहरकत खड़ा था, जैसे उस पर कोई असर ना हो। राहिल, प्लीज अंदर चलें। बारिश की तेज आवाज़ की वजह से बुशरा को ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ा, लेकिन वो अनसुनी किए खड़ा रहा। उसका पूरा शरीर सर्द हुआ पड़ा था। वो रेलिंग पर हाथ टिकाए गहरी सांसें भरता आंखें नीचे किए खड़ा था। कितनी मुश्किल से खुद पर बर्दाश्त किए हुए था। बुशरा महसूस करके तड़प उठी थी। राहिल, प्लीज अंदर चलें। वो रोते हुए कांपती आवाज़ में उसे पुकार रही थी, और जब राहिल ने उसकी आवाज़ न सुनी तो वो भी बाहर आ गई थी और उसे बाजू से पकड़कर अपनी ओर घुमाया, और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर रो पड़ी थी। एक सेकंड में वो भी बारिश की बौछार में भीग चुकी थी। उसको अपने इतने करीब महसूस करके राहिल जैसे होश में आया था और उसे बारिश से दूर करके छत के नीचे किया। यहाँ क्यों आई हो? तुम अंदर जाओ, वो उसकी फिक्र में बोला। आपको लेकर जाऊंगी राहिल, वो भी जिद से बोली। देखो, मुझे मजबूर मत करो, वरना मैं तुम्हारा मान तोड़ दूंगा। मुझे यहीं रहने दो, तुम जाओ अंदर। वो उसे बालकनी की स्लाइडिंग डोर से अंदर करता डोर बंद करने लगा, लेकिन तभी वो तड़प कर उसके सीने में जा समाई। मत करें ये जुल्म, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका दिल दुखाया, प्लीज़ अंदर चलें। वो सिसक उठी थी। उसका नर्म दिल राहिल की तकलीफ पर तड़प रहा था। हमदर्दी नहीं चाहिए बुशरा, ना ही जोर जबरदस्ती। तुम जाओ अंदर, मैं आ जाऊंगा अभी थोड़ी देर में, मेरे लिए फिक्रमंद। राहिल के शब्द उसके लबों पर थे कि बुशरा ने उसकी भीगी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचा और एकदम से ऊंची होती हुई उसके लबों को अपने लबों में दबा लिया था, जबकि राहिल तो बुशरा की इस हरकत पर एकदम साकित रह गया था। बरसती बारिश ने जहां उसके जिस्म और जज्बात को ठंडा कर दिया था, वहीं बुशरा के होंठों के दिए नर्म गर्म एहसास ने उसे फिर से अंदर से गर्म कर दिया था। उसके अंदर शोलों को भड़का दिया था। उसके मुंहजोर जज्बात को फिर से हवा मिली थी।
वो आंखें नीचे किए उसके निचले होंठ को अपने होंठों में लेते हुए उस पर अपनी शिद्दत निछावर कर रही थी। एक हल्की मुस्कान ने राहिल के चेहरे को छुआ था। चाहता तो एक पल में उसके हवास ठिकाने लगा सकता था, लेकिन वो तो बस उसकी पेशकदमी करने पर हैरान उसे देखे जा रहा था। गहरा सांस भरते वो जरा सा पीछे हुई थी। इस बार राहिल ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खींचकर वापस सीने से लगाया। अब इस बार वो उसके लबों से लिपट गया और इतनी शिद्दत से लिपटा कि बुशरा का सांस सीने में अटक गया। वो मदहोश हुए जा रहा था और उसके होश एक ही पल में ठिकाने लगा गया था। उसके निचले होठ पर अपने दांत हटा तो दोनों की सांसें तेज थीं। बुशरा उसके सीने पर सर रखे गहरी सांस ले रही थी कि राहिल ने उसके बालों में हाथ डाले उसका सर हल्का सा ऊपर किया था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर कुछ और ही नूर पैदा कर रही थी। वो अपने होठों से उन बूंदों को चुनने लगा था। जुर्म तो अब तुमने अपने साथ कर लिया बुशरा। अब तुम रो सिस्को, लेकिन मेरे जुनून से बच नहीं सकती। वो उसकी ब्यूटी बॉन पर हल्के से होंठ रखता हुआ उसे कांपने पर मजबूर कर गया था। उसकी गर्दन से उसके होंठ नीचे तक का सफर कर रहे थे और वो भूल गया था कि इस वक्त वो बालकनी में खड़े भीग रहे थे और बुशरा उसकी कुर्बत में मचल उठी थी। राहिल ठंड। वो मुश्किल से दो शब्द बोल पाई थी कि राहिल ने उसे खुमार भरी नजरों बदन महसूस करके उसे जोर से अपनी आगोश में छिपाकर भींच लिया था। अगले ही पल वो उसे लिए कमरे की तरफ बढ़ा था और डोर बंद कर दिया। रूम में हीटर ऑन किया। वो एक तरफ खड़ी कांप रही थी। राहिल ने अपने बदन पर चिपकी गीली शर्ट उतारकर दूर फेंकी थी और बुशरा को भी एक पल में उसके गीले कॉटन के कुर्ते से आज़ाद करता हुआ बिस्तर पर लिटाया, जबकि वो लरजती पलकों को कभी उठाती कभी गिराती राहिल को देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? तुम खुद चलकर मेरे पास आई थी। वो धीरे धीरे उसके करीब होकर उसके चेहरे पर गर्म सांसें छोड़ता उसके 14 तबक रोशन कर गया था। बुशरा को अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हो रहा था। धीरे धीरे हर पर्दे से आज़ाद करता वो उसे अपनी जिस्मो जान में समेट चुका था और बुशरा भी उसे खुद से दूर नहीं रख पाई थी। वो धीरे धीरे बिखरती जा रही थी और राहिल खान उसे बहुत प्यार से समेट रहा था। ये क्या बात हुई? आज बड़े भाई का वलीमा तो छोटे को अपनी निकाह की पड़ गई, और बिना लड़की की निकाह कैसे होगा? सनोबर बेगम ने नाराज निगाहों से घूरा। पापा आप बोले ना। नूरुल ने फिरोज साहब को इशारा किया जो सुबह सुबह उनके कमरे में धाबा बोलता उन्हें तंग कर रहा था। मैं क्या बोलूं? आप दोनों भाइयों ने मुझे अपनी बीबी के सामने खूब शर्मिंदा करने का प्लान बनाया हुआ है। वो कम था जो तुम भी शुरू हो गए। प्लीज़ डांट बाद में लेना, लेकिन पहले निकाह फिक्स करवा दें। यह एहसान आपका मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। वो उनके पास जाकर मिनमिनाकर बोला, बेटा जी याद तो मैं रखूँगा। अल्लाह ने दो ही औलादें दी जिन्होंने खूब अच्छा नाच नचाया हुआ है। बताओ किस लड़की का जिक्र हो रहा है जिससे नूरुल को निकाह करना है, और बिना रिश्ता भेजे और बात किए? कौन से माँ बाप हैं जो अपनी बेटी दे देंगे? सनोबर बेगम के माथे पर बल पड़े। वो रुखसाना की छोटी बेटी अस्मा की बात कर रहा है। सनोबर बेगम ने गुस्से से बेटे को देखा। हमें पहले ही शक था बही होगी। देखा ना आपने? मामा आपका बेटा कितना समझदार निकला, आपका शक यकीन में बदल दिया। वो उनके घुटनों के पास बैठकर बोला। वो राजी नहीं थी, लेकिन नूरुल ने भी मना कर ही दम लिया था और शाम को बुशरा और राहिल के वलीमे के साथ उनका निकाह भी हो गया। तैमूर साहब को फिरोज साहब ने इस निकाह के लिए इतनी जल्दबाजी में कैसे मनाया ये वही जानते थे। उनको अपने दोनों बेटे बहुत प्यारे थे। वो उनकी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अचानक बनने वाले रिश्ते से सनोबर बेगम खुश नहीं थीं। वो एक बेटी जहां से ज़बरदस्ती ला चुकी थीं, अब दूसरी भी वहीं से अपने बेटे की खुशी की खातिर लाकर चुप हो गई थीं। वो सुबह उठी तो सर भारी भारी हो रहा था, पूरा शरीर टूट रहा था। खुद के जिस्म पर राहिल खान की शर्ट देखकर वो बुरी तरह शर्मिंदा हुई थी। राहिल खान उसकी तरफ करवट लिए औंधे मुंह बेड पर लेटा गहरी नींद में था। रात भर अपनी मोहब्बत की शिद्दतें लुटाकर वो फजर पढ़कर सोया था। बुशरा ने गहरी निगाहों से उसे देखा। उसे अंदाजा नहीं था कि रूड और सख्त नजर आने वाला इंसान कितना बेबाक और मोहब्बत में यूं जुनूनी हो सकता है। बुशरा उसके चेहरे को प्यार भरी निगाहों से देखे सोची जा रही थी, पर बुशरा को ये नहीं पता था कि प्यार करने वाला शौहर ऐसे ही अपनी बीवी को लेकर जुनूनी होता है और सारी हदें पार कर देता है। नजरों की तपिश का एहसास हुआ कि राहिल की आंखें धीरे से खुली थीं और बुशरा ने जल्दी से अपना रुख फेरा तो राहिल के लबों ने मुस्कुराहट को छुआ। देख सकती हो मिसेज बुशरा, राहिल आप ही का हूँ, अच्छे से देख लो। सीधे होते उसे खींचकर अपने ऊपर लिटाया
तो वो उसके सीने पर आ गिरी। उसके जिस्म की गहराइयों और उससे उठती भीनी भीनी खुशबू को महसूस करता एक बार वो फिर से बहकने लगा था। राहिल प्लीज, मुझे बाथरूम जाना है। उसने नजरें चुराते फौरन बहाना बनाया, लेकिन अपने कान बंद करके उसके बालों में अपना चेहरा छुपा गया। धीरे धीरे नरमी से वो शिद्दत पर आने लगा था और उसे एक बार फिर बेबस कर गया। वलीमे की पार्टी उरूज पर थी। राहिल खान का जगमगाता चेहरा बता रहा था वो अपनी मोहब्बत पा चुका है। उसकी खुशी देखने लायक थी और सनोबर बेगम को तो एक पल लगा था ये सब समझने में। उन्होंने गुस्से भरी निगाह दुल्हन बनी बैठी बुशरा पर डाली थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि उनके हुक्म के ना करने पर वो बुशरा का चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दे। उनके दिल में अजीब सी नफरत ने जन्म लिया था। हालांकि उनके बेटे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था कि बुशरा की पहचान क्या है, बस वो उसे दिलो जान से कबूल कर चुका था। अस्मा नूरुल के निकाह होते ही मुबारकबाद का शोर उठा तो वो चौंकी। सब उन्हें भी मुबारकबाद दे रहे थे और वो चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए बस सबको देखती रह गई। क्या जवाब देती कि दोनों बेटों ने ही अपनी मर्जी की थी। तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मना किया था कि मेरे बेटे से नज़दीकियां मत बढ़ाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। रात को जब बुशरा को राहिल के रूम में पहुंचाया गया तो सनोवर बेगम ने अंदर आते उसे सर्द लहजे में रोका। मम्मी जी प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें खुद से दूर रखकर मैं गुनहगार हो जाऊंगी। बुशरा की आंखें नम हुई। ड्रामा मत करो, तुम उसे खुद से करीब कर चुकी हो, दिखाई देता है मुझे। तुम्हें शर्म नहीं आई? न जाने किस खानदान का खून हो और तुम मेरे बेटे के वारिस को जन्म देने की तैयारी में हो। किस हक से? उनके अपमान भरे शब्दों पर बुशरा ने अपनी आंखें कसकर बंद की थीं। बेशर्मी की भी हद होती है लड़की। वो तो मर्द है, मर्द खुद पर काबू नहीं रख पाता, पर तुम तो औरत हो, खुद पर काबू करना चाहती तो कर सकती थी, लेकिन क्यों करती? खूबसूरत हैंडसम दौलतमंद खान को देखकर दिल में लालच नहीं आया होगा। सनोबर बेगम की बातों ने बुशरा को बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। आप बहुत जालिम हैं मम्मी जी। वो दर्द से रो पड़ी थी। अपनी जबान से मुझे मम्मी जी मत पुकारो। तुमसे मेरा कोई भी रिश्ता जोड़ने का हक नहीं है। गुस्से से कहती वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, फिर अचानक पलट कर बोली, अब अगर जरा सा भी तुम्हारे अंदर इज्जत और खुददारी बची है तो मेरे बेटे के करीब मत जाना, समझी तुम? अपनी बात कहकर वो वापस जा चुकी थी। बुशरा गहरी सांस भरती हुई एक तरफ बैठ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सनोबर बेगम उससे इतनी नफरत करती हैं। क्या खानदान की पहचान ही सब कुछ है? मुझे राहिल की जिंदगी से दूर जाना होगा। मेरा खानदान क्या है, किसकी बेटी हूँ, मैं नहीं जानती। मुझे कोई हक नहीं कि एक अमीर खानदानी इंसान के करीब जाऊं। सनोबर बेगम की बातों की तकलीफ को वो सह नहीं पा रही थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं। वो अपने सीने पर हाथ रखकर सोफे पर बैठकर रोने लगी। अगले ही पल वो उठी और पास पड़ी राहिल की गर्म शॉल को अपने चारों ओर लपेटकर कमरे से बाहर निकल गई। फिर चुपचाप खान मेशन से बाहर चली गई। गार्ड ने तुरंत अंदर इंटरकॉम पर राहिल खान को खबर दी। वो लहजे में सख्ती और बर्फीली ठंडक लिए बाहर आया था। किस तरफ गई है? गार्ड ने एक तरफ इशारा किया। गेट खोलो अभी। अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए वो दांत पीसते हुए बोला और गेट खुलते ही गाड़ी को बाहर निकाल लिया। आधी रात को दुल्हन के रूप में खान मेंशन से बाहर जाने की हिम्मत कैसे की तुमने? बुशरा खान, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी अगर किसी की भी निगाह तुम पर उठी। वो गुस्से से गाड़ी भगाते हुए गार्ड के बताए हुए रास्ते पर रवाना हुआ। इतनी जल्दी कैसे कहाँ गायब हो गई ये? राहिल चारों तरफ निगाहें दौड़ा रहा था, लेकिन बुशरा कहीं नजर नहीं आ रही थी। या अल्लाह, ये अचानक कहाँ चली गई? वो अपने हाथों को बालों में फंसाकर स्टीयरिंग पर मुक्का मारने लगा कि तभी एक तंग गली के मोड़ से उसे एक चमकता दमकता आंचल नजर आया। वो झटके से गाड़ी रोककर नीचे उतरा, लेकिन गली इतनी संकरी थी कि गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। वो तेजी से उधर भागा। दिल किसी अनहोनी के डर से जोर जोर से धड़क रहा था और तभी अचानक वो उसके सीने से आ टकराई। खुद को उसी की शॉल से ढके, चेहरा छुपाए वो सहमी हुई थी। राहिल ने उसे अपने सीने से लगाया कि तभी पीछे से एक आदमी आता हुआ उसे दिखाई दिया, लेकिन उसे देखकर फौरन ही भाग खड़ा हुआ। राहिल ने बुशरा को सही सलामत देखा तो दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, मगर अगले ही पल उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। चलो। वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। बुशरा उसकी आंखों में अपने लिए गुस्सा देख चुकी थी और जानती थी अब राहिल खान उसे सख्त सजा देगा। खान लोग इस मामले में बहुत ही बेदर्द होते हैं। वो उसे गाड़ी की पैसेंजर सीट पर पटक कर खुद ड्राइविंग सीट पर आया और गुस्से से गाड़ी को हवा से बातें कराने लगा। बुशरा को अंदाजा नहीं था कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा था। गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से साफ सड़क पर दौड़ रही थी। राहिल प्लीज, धीरे।
वो मुश्किल से खुद को संभाल पाई थी। सीट बेल्ट न लगाने की वजह से वो बार बार अपनी जगह से उछाल रही थी। एक झटके से उसका सिर सीधा डैशबोर्ड से टकराने वाला था, लेकिन इससे पहले ही राहिल ने अपना हाथ उसके आगे माथे के आगे रख दिया था। गुस्से में भी वो अपनी महबूब बीबी को चोट नहीं पहुंचा सकता था। गाड़ी फार्म हाउस के अंदर गई और एक झटके से पोर्च में रुकी। बुशरा का गला सूख गया। ये कहाँ मुझे लेकर आए हो? क्या ये मुझे यहाँ मारकर दफना देगा? वो उससे बुरी तरह डरी हुई थी। दरवाज़ा खोलते ही उसने बुशरा को नीचे उतरने का इशारा किया और फिर उसका हाथ पकड़कर खुद ही अंदर ले गया। बुशरा कांप रही थी, लगभग खुद को उसके साथ घसीट रही थी। पूरा फार्म हाउस खाली था। उसे बीच हॉल में ले जाकर राहिल ने एक झटके से उसका हाथ छोड़ा था, जिससे कि वो गिरते गिरते बची। किसकी इजाज़त से तुमने मेंशन से बाहर कदम रखा? वो गुस्से से दहाड़ा। बुशरा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। रात को जिस शिद्दत से राहिल खान उस पर छाया हुआ था, अब उसे उसी कदर गुस्से से देख रहा था और वो यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या ये वही राहिल खान है? तुम्हें मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं? उसने उसके बाजू को पकड़कर जोर से झकझोरा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो जानती हो राहिल खान का क्या होता? इस बार उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन बुशरा की आंखों में आंसू उमड़ आए। खबरदार, खबरदार! जो एक भी आंसू गिराया। राहिल की धमकी पर उसने गहरी सांस ली और अपनी पलकों पर रुके आंसुओं को गिरने से रोकने की कोशिश करने लगी। उसकी गहरी काली आंखें एकटक राहिल को देखे जा रही थीं। मुझ पर भरोसा नहीं था क्या, जो अम्मी जान की बातों पर तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया कि घर ही छोड़कर निकल खड़ी हुई? राहिल की बात पर बुशरा के कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। मतलब राहिल सब जानता था? ऐसे मत देखो मुझे, मैंने अम्मी की सारी बातें सुन ली थीं। इस बार राहिल का लहजा नरम था, लेकिन बुशरा के रोके आंसू बह निकले। राहिल ने उसका चेहरा छूना चाहा, मगर बुशरा ने उसका हाथ झटक दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि अम्मी ने सही किया, पर ठीक तो तुमने भी नहीं किया बुशरा। वो उसके नाम के साथ अपना नाम हटा चुका था और बुशरा तड़प उठी थी। उसके रुख फेरने पर वो तकलीफ से दो चार हुई और उसकी पीठ से चिपक गई। नहीं, मुझसे दूर जाना था ना तुम्हें? अम्मी की बातों पर तुम मुझे छोड़कर जा रही थी ना? तो ठीक है, अब राहिल खान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। लेकिन खुदाया, मेरी इज्जत की धज्जियाँ मत उड़ाना। तुम मेरी इज्जत हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो दुख और तकलीफ से पीछे हटा। बुशरा बेख्याल होकर उसके गले से लिपट गई। मुझे माफ़ कर दो राहिल, अब कभी नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। वो हिचकियों से रो पड़ी थी और राहिल की गर्दन आंसुओं से भिगोने लगी। मैं डर गई थी राहिल, मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। बुशरा की कांपती आवाज़ राहिल के सीने में उतर रही थी। मेरा कोई ख़ानदान नहीं, मेरी कोई पहचान नहीं, वो फूट फूट कर रोते हुए बोलती जा रही थी। तुम्हारी फैमिली है ना बुशरा? मम्मी पापा की तो तुम्हारे बचपन में डेथ हो गई थी, गाड़ी के एक्सीडेंट में, लेकिन तुम्हारे बाकी फैमिली वाले हैं, तुम्हारा ख़ानदान है। मैं उनसे मिल चुका हूँ और तुम्हें भी मिलवाऊंगा, अम्मी जान को भी मिलवाऊंगा। पर अफसोस और दुख इस बात का है कि न अम्मी जान ने सब्र किया न तुमने मेरा भरोसा। वो दुखी था। अब जब तक तुम्हें तुम्हारे ख़ानदान से ना मिलवा दूँ तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। उसने बुशरा को खुद से दूर किया था, जबकि वो उसकी शर्ट को पकड़कर सुबक रही थी। उसने बुशरा को अपनी बाहों में समेटा और अंदर कमरे में ले गया। वो अब और ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकता था। इस वक्त वे दिल्ली में मौजूद थे। बुशरा के लॉकेट से ही राहिल खान उसकी फैमिली तक पहुंच गया था। वो लॉकेट बहुत बेशकीमती था और दिल्ली की एक बहुत मशहूर शॉप से बना था, जिसमें छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। उसी लॉकेट की पिक्चर लिए राहिल खान दिल्ली पहुंचा था और फिर उसकी फैमिली तक पहुंचा। वो घर वालों को सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही बुशरा और अम्मी जान ने उसे सरप्राइज़ कर दिया था। उन लोगों ने बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से बुशरा का स्वागत किया था, बल्कि उन सबको बहुत ज़्यादा इज्जत से नवाजा था। बुशरा के ख़ानदान में उसके दादा और दादी जिंदा थे। बुशरा को देखकर वो बहुत खुश हुए थे। उन्होंने बुशरा को अपने गले से लगा लिया। बुशरा के दादा ने बताया कि उनकी ख़ानदानी दुश्मनी थी, इसीलिए उनके बेटे की गाड़ी पर हमला करके उनके बेटे और बहू को जान से मार दिया गया था और उनकी गाड़ी को आग लगा दी गई। वो तो खुदा को कुछ और ही मंजूर था कि बुशरा उन लोगों से बच गई थी। सबसे मिलने के बाद बुशरा राहिल खान के साथ वापस लौट आई थी, इस वादे के साथ कि वो अपने दादा दादी से मिलने के लिए आती रहेगी। अम्मी जान, आज आप मान जाएंगी कि बुशरा की पहचान क्या है, वो किस ख़ानदान से है। मुझे तो इन बातों से पहले भी फ़र्क नहीं पड़ता था और ना अब पड़ता है। और फिर राहिल की सच्चाई बताने पर सनोवर बेगम शर्मिंदगी की गहराइयों में डूब गई थी। भले राहिल ने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें महसूस हो गया था कि वो सब कुछ जान चुका है। फिर भी उसने अपने लबों से कुछ नहीं कहा था।
इस बात से वो और भी ज़्यादा शर्मिंदा थी। राहिल खान, बुशरा ने उसे पुकारा तो उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। एक छोटा सा एहसान और करेंगे? वो उसके करीब आकर उसके कॉलर से खेलते हुए बहुत मोहब्बत से बोल रही थी। उसकी नाजुक कमर राहिल को अपनी तरफ बुरी तरह खींच रही थी और अगले ही पल राहिल ने उसकी कमर के आसपास हाथ रखे और उसे कसमसाते हुए अपनी ओर खींच लिया था। मेरी वजह से अपनी माँ से नाराज मत होना, सब भूल कर पहले जैसे बेटे बन जाओ प्लीज़। वो उसके कानों पर होंठ रखकर उसे बहका रही थी। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है बुशरा, तुम चिंता मत करो, बस अपने शौहर की चिंता करो, उसे संभालो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। वो उसके रसीले होंठों पर झुकने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और वो झुंझलाते हुए पीछे हट गया। सामने देखा अचानक नूरुल और अस्मा अंदर आए थे तो वो हैरान रह गया। तुम दोनों एक साथ, खैरियत तो है? राहिल को गड़बड़ लगी थी। खैरियत ही है, आप दोनों की तो जैसे शादी हुई है और हमें मुंह भी नहीं लगाते, इसलिए मजबूरन हमें खुद आना पड़ा कि हम भी आपके कुछ लगते हैं, हमारे भी कुछ हक हैं। नूरुल ने शिकायत की, जबकि अस्मा अपनी बहन बुशरा के गले लग चुकी थी। नूरुल अपने भाई के पास आया और बोला, भाई हम सब मिलकर हनीमून ट्रिप के लिए जा रहे हैं। एक मिनट, ये हनीमून ट्रिप कहाँ से आ गया बीच में? राहिल ने माथे पर बल डालकर पूछा। मेरा मतलब था फैमिली ट्रिप। आप दोनों अकेले वहाँ जाकर बोर हो जाएंगे, इसलिए पापा से कहकर आपका हनीमून ट्रिप कैंसिल करवा दिया और फैमिली ट्रिप रखवा दिया। और प्लीज़ आप मना मत करना, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। वो मुंह फुलाकर बैठ गया, जबकि अस्मा और बुशरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। राहिल ने आगे बढ़कर नूरुल के कान खींचे। बदतमीज, भाई से शरारत करते शर्म नहीं आती? ओ भाई, मेरा कान तो छोड़े, मुझे लगती है, और अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप मेरे कान खींच रहे हैं। तुम हमेशा मेरे लिए छोटे ही रहोगे। फिलहाल कमरे से निकलो इस समय, मुझे अपने कमरे में कोई हड्डी नहीं चाहिए। हड्डी? हड्डी से मतलब? नूरुल ने नासमझी से पूछा। कबाब में हड्डी जो तुम दोनों हो। अपनी वाली को संभालो और मेरे कमरे से दफा हो जाओ। राहिल ने कहते हुए अस्मा और नूरुल को कमरे से बाहर धक्का दे दिया था, जबकि वो दोनों कुछ देर तक दरवाज़ा पीटते रहे, लेकिन राहिल ने जैसे अपने कान बंद कर लिए थे। वो तो बस अपनी बुशरा में खो जाना चाहता था। उसे अपनी बाहों में समेट कर वो दुनिया जहाँ से बेखबर हो चुका था। अस्मा नूरुल थोड़ी देर तक दरवाज़ा बजाने के बाद खुद ही चले गए थे। वे भी समझ गए थे कि अब उनका यहाँ कोई काम नहीं। नूरुल, देखा तुमने, राहिल भाई बुशरा आप ही से कितना प्यार करते हैं, और तुम हो कि जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अस्मा नाराज होकर जाने लगी, लेकिन पीछे से नूरुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी जान, पिछले 3 दिन से लगातार मैं तुम्हें प्यार ही किए जा रहा हूँ, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो ये बंदा हाजिर है। चलो कमरे में, अभी तुम्हारी सारी हसरतें पूरी कर देता हूँ। कहते कहते उसने नाजुक सी अस्मा को अपनी बाहों में उठा लिया था और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। राहिल, क्यों ना हम फैमिली ट्रिप पर ही चलें? साथ में आपकी मम्मी पापा, नूरुल, अस्मा और हम भी होंगे। कितना मज़ा आएगा। वो जो उसकी खूबसूरती में गुम होने लगा था, लेकिन बुशरा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रही थी। हरगिज़ भी नहीं, हम सिर्फ हनीमून पर जाएंगे। वो उसके बालों की खुशबुओं में खेलने लगा था, अपने होंठ उसकी गर्दन पर रब करने लगा था। लेकिन सब नाराज़ हो जाएंगे राहिल, होने दो। राहिल ने उसके गले से दुपट्टा हटाकर दूर रखा और उसकी गर्दन पर अपने प्यार की निशानियां छोड़ने लगा। राहिल, अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब तो मुझे रिश्ता मत करो, वरना मेरी कुर्बत जुनून बन जाएगी और तुम सहन नहीं कर पाओगी। उसने उसकी नाक के साथ अपनी नाक रगड़ी और बुशरा का चेहरा शर्म से लाल हुआ था। अगले ही पल वो अपना चेहरा उसके सीने में छुपा गई थी। राहिल, मुझे तुम्हारी ये जुनूनी कुर्बत बहुत सुकून देती है। जबकि राहिल खान खिलखिलाकर हंस पड़ा था। मेरी तो खैर नहीं, क्योंकि बीबी बड़ी ही बेबाक मिली है। कहते कहते उसने बुशरा को बाहों में उठा लिया था। हर गुजरते दिन के साथ उनकी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। सनोबर बेगम ने भी बुशरा को दिल से अपना लिया था, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।